हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। यहां पर आज हम इंडियन ज्योग्राफी में ही या फिर इंडियन ज्योग्राफी को कंपाइल करते हुए एनवायरनमेंट के साथ एक टॉपिक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि भारत के XYZ एरिया में या फिर वर्ल्ड के XYZ एरिया में आपको बहुत अधिक जैव विविधता देखने के लिए मिलेगी और यह बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट माना जाता है। आखिर यह हॉटस्पॉट होता क्या है, वर्ल्ड में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है और साथ में इंडिया में जो हॉटस्पॉट है क्या ये केवल और केवल इंडिया में सिचुएटेड है, इसको एक बार हम डायमेंसिव तरीके से कवर अप करने का प्रयास करते हैं। यह पूरा वीडियो दो पार्ट्स में रहेगा। एक में हम इंडिया के हॉटस्पॉट को जानेंगे और एक में हम विस्तार के साथ वर्ल्ड के हॉटस्पॉट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। वर्ल्ड में कौन कौन से हॉटस्पॉट कहां कहां पर मौजूद हैं, इनको कब कब शामिल किया गया। तो याद रखिएगा कि हमारा टॉपिक है हॉटस्पॉट को लेकर, यानी कि वर्ल्ड में जो आपको विभिन्न प्रकार के तप्त क्षेत्र, जैव विविधता के तप्त क्षेत्र मौजूद दिखाई देते हैं। परंतु यहां पर मैं बोल रहा हूं तप्त क्षेत्र, परंतु जब आप इसको याद करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे तो आपको यह हॉटस्पॉट वर्ड ही याद रखना है। कारण यह है कि यहां पर मैं हिंदी को बढ़ावा देता हूं, परंतु आवश्यक रूप से यह सही नहीं है कि भाई हॉटस्पॉट को तप्त क्षेत्र लिखा हुआ आ जाए। हाँ, आ जाए तो उसके लिए आप याद रखिएगा कि इसी को हम बोलते हैं क्या, तप्त क्षेत्र की जैव विविधता का तप्त क्षेत्र कौन सा है, परंतु आपको हॉटस्पॉट ज्यादा प्रयोग करना है। अब यदि हॉटस्पॉट की बात करें तो याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसको संचालित किया जाता है IUCN के द्वारा। और ये IUCN क्या है भाई, तो एक प्रकार की संस्था है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। अब ये IUCN कार्य क्या करता है, तो याद रखना वर्ल्ड में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और साथ में जैव विविधता में आ जाती हैं वनस्पतियां भी। तो जितने भी प्रकार की वनस्पतियां विद्यमान होती हैं, जितने भी प्रकार के जीव जंतु आपको विद्यमान दिखाई देते हैं, और यदि इनको खतरा होता है तो IUCN इनके संरक्षण के लिए कार्य करता है। अर्थात यही IUCN एक प्रकार की बुक जारी करता है जिसको कहा जाता है रेड डेटा बुक। यदि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी स्पीसी है, चाहे वो वनस्पति की हो या फिर चाहे वो पशुओं की हो, चाहे वो किसी जीवधारी की हो, अर्थात जिसमें लाइफ होती है, यदि उसको खतरा होता है तो IUCN उसको अपनी रेड डेटा बुक में शामिल करता है, एक प्रकार का उसको टाइटल देता है और वर्ल्ड को यह संकेत देता है भाई कि इसको संरक्षण की आवश्यकता है, जिससे पूरा वर्ल्ड उस संबंधित स्पीसीज के लिए जागृत हो सके। और साथ में कई कारण हो सकते हैं भाई किसी स्पीसी के खतरे में होने के, तो कुल मिलाकर उनके संरक्षण के लिए कार्य करता है यह IUCN, और रेड डेटा बुक इसी से संबंधित है। याद रखिएगा यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक प्रकार का कंपाइलेशन पार्ट आता है, अर्थात एनवायरमेंट का पार्ट है बेसिकली, परंतु यदि देखा जाए तो यह कंपाइलेशन के फॉर्म में पढ़ा जाता है। कैसे, तो अभी आप आगे समझ जाएंगे इस बात को कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूं। तो चलिए, यदि मैं यहां पर लाता हूं तो याद रखना कि IUCN ने यदि किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है तो ऐसा नहीं है भाई कि किसी भी एरिया को उठाकर यह हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देगा। इसके लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, और ये कौन सी हैं कंडीशन, तो वहां पर दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली तो वहां संबंधित क्षेत्र में स्थानिकता होनी चाहिए, अर्थात एंडेमिज्म वहां पर होना चाहिए। एलियन स्पीसी, जिसको हम विदेशज प्रजाति का नाम देते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। स्थानिकता का मतलब होता है कि एक ऐसी स्पीसी जो कि उस संबंधित स्थान में निवास करती है, वो वहां की एक्चुअल स्पीसी है, यानी कि वहां का प्राकृतिक आवास। जैसे मैंने कभी एशियाई शेरों के बारे में यदि डिस्कस किया हो तो एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास मैंने बताया था सवाना घास के मैदान और गिरवन राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया, ये उनका प्राकृतिक आवास है। यहां पर नेचुरली वो मिलते हैं और सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसी प्रकार यदि किसी भी एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है तो वहां पर जो भी स्पीसी, चाहे वो वनस्पतियों की हो या फिर चाहे वो जीव जंतुओं की हो, वहां की स्थानिक प्रजाति होनी चाहिए। जैसे यदि बात की जाए तो यहां पर ये इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली यदि आप इस वाले मैप की बात करेंगे तो यहां पर एक स्पीसी मिलती है जिसको नाम दिया जाता है हिम तेंदुआ। यह हिम तेंदुआ का यह हिम तेंदुआ का नेचुरल आवास है। यदि आप यहां पर आते हैं तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है रेड पांडा। यह रेड पांडा के लिए स्थानिक स्थान है, यानी कि ये रेड पांडा यहां की स्थानिक प्रजाति है। ठीक इसी प्रकार यदि आप पश्चिमी तटीय क्षेत्र या फिर पश्चिमी घाट पर्वत को देखते हैं तो यहां पर आपको मिलता है लॉयन टेल्ड मकाऊ,
है ना, यानी कि शेर के मुख वाला बंदर यहां पर देखने के लिए मिलेगा। इसकी पूंछ भी अच्छी यानी शेर जैसी होती है, दैट इज वाई इसको लॉयन टेल्ड मकाओ कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप यहां पर आते हैं राजस्थान वाले एरिया में, तो यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक प्रकार का एंडेमिज्म माना जाता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहां की स्थानिक प्रजाति है। ठीक इसी प्रकार यदि आप यहां पर देखोगे तो यहां पर केबुल लामजाव वाला जो एरिया नजर आ रहा है, ये केबुल लामजाव फुंडिस की स्थानिकता को दर्शाता है। फुंडिस क्या है, तो जैविक रूप से अपघटित हुई वनस्पतियां को नाम दिया जाता है क्या, फुंडिस, यानी कि वर्ल्ड में ऐसी कई और स्थानिकताएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे अब मैं यहां पर नोट डाउन भी कर देता हूं भाई कि ये किसका था, तो यहां पर मैंने बोला एक तो हिमालयन मोनल बड, और साथ में यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है हिम तेंदुआ। इज दैट क्लियर? इस एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा बेसिकली रेड पांडा, यहां पर मिलता है रेड पांडा। इसके अलावा भी कई मिलते हैं, परंतु जो मुख्य है मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्लियर? यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा रेड पांडा। हाँ, इसके बारे में याद रखना कि ये जो हिम तेंदुआ है, ये वर्ल्ड में सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला जीव है। और ऊंची छलांग लगा क्यों पाता है, तो बेसिकली ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। क्लियर? पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के कारण स्वाभाविक रूप से इसमें यह गुण विद्यमान पाया जाता है। और ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, यह है फुंडिस के लिए विद्यमान, है ना, या फिर फुंडिस के लिए यह फेमस माना जाता है भाई। फुंडिस अपनी स्थानिकता को यहां पर दर्शाती है। तो बेसिकली मैं बताना यह चाह रहा हूं कि वर्ल्ड में कई ऐसे स्थान होते हैं जो कि किसी स्पीसी के लिए एक प्रकार के स्थानिक आवास की या फिर नेचुरल आवास की तरह होते हैं, है ना। ऐसी स्थानिकता यदि आपको वर्ल्ड में किसी भी स्थान पर दिख रही है, तो यह पहली कंडीशन फुलफिल करता है। सेकेंडरी कि यहां पर सेकेंड कंडीशन आती है कि भाई वहां पर थ्रेटन के संकेत मिले, अर्थात यदि संबंधित क्षेत्र में थ्रेटन के संकेत मिल रहे हैं, खतरे के संकेत मिल रहे हैं, तो वहां पर संबंधित क्षेत्र को क्या डिक्लेयर किया जा सकता है, हॉटस्पॉट। परंतु ऐसा नहीं होगा कि यह IUCN आएगा और IUCN उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर एक अथॉरिटी भी है जो कि अमेरिका की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम आता है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। क्लियर? ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल पहले संबंधित क्षेत्र को आइडेंटिफाई करती है। क्लियर? कंजर्वेशन इंटरनेशनल संबंधित क्षेत्र को पहले आइडेंटिफाई करती है कि वाकई में इसको संरक्षण की आवश्यकता है अथवा नहीं है, और इन दोनों के ही सहयोग से फिर यदि मान लीजिए लगता है, तो फिर संबंधित क्षेत्र क्या डिक्लेयर हो जाएगा, हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो जाएगा। और जैसे ही यह हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाएगा, तो अब इसके रखरखाव की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इसी IUCN की होगी। परंतु ऐसा नहीं है कि भाई संबंधित गवर्नमेंट यानी कि जिस भी देश का वो हॉटस्पॉट है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, वो अपने लेवल पर प्रयास करेगी और यह अपने लेवल पर प्रयास करने का कार्य करेगी। अब देखिएगा, यदि वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हम इसको समझें तो वर्ल्ड में अभी तक कुल मिलाकर 36 हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं, है ना। ये 36 हॉटस्पॉट में से सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट आपको किस एरिया में देखने के लिए मिलेंगे, तो शायद आपने प्रीवियस क्लासेज अटेंड की हो, तो वहां पर आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट हैं या फिर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं हैं, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विद्यमान होती हैं। परंतु इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसके अलावा वर्ल्ड में और अधिक हॉटस्पॉट या फिर इसके अलावा वर्ल्ड में और कहीं पर हॉटस्पॉट नहीं दिखाई देते। देखिएगा, यदि वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली हम समझना चाहें तो दैट इज ये है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अर्थात ऊपर की ओर जाते हैं, तो दैट इज यहां पर आपको दिखाई देता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा हडसन की खाड़ी, और हडसन की खाड़ी से ऊपर जाने पर दैट इज क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड, और ये है अलास्का वाला रीजन। जब आप ऊपर की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, तो यहां पर कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र, और ये पूरा का पूरा बनकर तैयार हमारा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। देखिएगा, यहां पर आपको दिखाई देता है दैट इज ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका महाद्वीप को यदि हम आगे से देखें तो यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी, यह है पर्सियन गल्फ, और यहां से आते हैं तो यह है हमारा द ग्रेट इंडिया। आगे की ओर बढ़ें तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है दैट इज यह है साउथ ईस्ट एशिया, यहां से प्रारंभ होता है साउथ चाइना सी। ऊपर की ओर बढ़ने पर दैट इज कोरियन कंट्रीज, यहां पर कामचटका पेनिनसुला। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, यहां से बढ़ते हैं तो यह है यूरोप वाला सेक्शन, यह है ग्रीस, यह है इटली, दैट इज पोर्चुगल स्पेन वाला एरिया, और फिर यहाँ पर डेनमार्क, दैट इज ये हमारा नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, जिसको स्कैंडिनेवियन नेशन भी नाम दिया जाता है। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, दैट इज साइबेरिया वाला रीजन। अब देखिएगा, ये नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर मिलेगा आपको अंटार्कटिका वाला
रीजन। अब यदि मैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूं तो एक्चुअल में यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहां पर विद्यमान है भाई, तो इस एरिया में आपको मौजूद दिखाई देते हैं, दैट इज उष्ण कटिबंधीय, सॉरी ये है भूमध्य रेखा। अब ये भारत के नीचे से जा रही है, परंतु ये मैप है तो आप याद रखिएगा कि ये भारत के नीचे से गुजरती नहीं है। इसके उत्तर में आती है कर्क रेखा, जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम देते हैं, और दक्षिण में आपको देखने के लिए मिलेगी मकर रेखा, जिसको हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम देते हैं। तो ये वाली जो लाइन हुई हमारी, दैट इज, इसको नाम दिया जाएगा कर्क रेखा। मैं डायरेक्टली सीधी बना रहा हूं, कारण यह है कि हमारा टॉपिक दूसरा है। यहां पर आपको दिखाई देगी मकर रेखा, और इनके मध्य का जो क्षेत्र माना जाएगा दैट इज कॉल्ड उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र। परंतु इसके अलावा कुछ हॉटस्पॉट ऐसे भी हैं जो कि इससे ऊपर विद्यमान है, अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय एरिया में भी कुछ हॉटस्पॉट आते हैं। यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, दैट इज, यह काला सागर, यहां पर मिलता है कैस्पियन सागर, और इनके मध्य में भी आपको एक हॉटस्पॉट देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कॉकेशियस हॉटस्पॉट। इनके बारे में भी डिस्कशन होगा। इवन यहां अमेरिका वाला क्षेत्र जो कि यहां पर है, यहां पर भी आपको एक हॉटस्पॉट देखने के लिए मिलेगा जो कि लेटेस्ट है, लेटेस्ट यानी कि 8 साल पहले का है, परंतु अभी लेटेस्ट है। इसको कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका कोस्टल प्लेन हॉटस्पॉट। क्लियर, यह भी हॉटस्पॉट में आता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि भाई जरूरी नहीं है कि हर हॉटस्पॉट आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही देखने के लिए मिले, परंतु यह बात बिल्कुल सही है कि जीवन के लिए जो अनुकूल दशाएं हैं वह सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है। इसीलिए सर्वाधिक हॉटस्पॉट भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विद्यमान है, अर्थात कर्क और मकर रेखा के आसपास। परंतु इसके अलावा भूमध्य सागरीय हॉटस्पॉट, कॉकेशियस हॉटस्पॉट, नॉर्थ अमेरिका कोस्टल प्लेन हॉटस्पॉट और ऐसे कई हॉटस्पॉट ऐसे भी हैं जो कि उपोष्ण या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में विद्यमान आपको दिखाई देते हैं। अब जरा देखिएगा कि यदि इसके अकॉर्डिंगली हम समझने का प्रयास करते हैं तो वर्ल्ड में अभी वर्तमान में कितने हॉटस्पॉट हैं, तो अभी वर्तमान में आपको दिखाई देते हैं कुल मिलाकर 36 हॉटस्पॉट। और यदि इन 36 हॉटस्पॉट की हम बात करते हैं तो इन 36 में से भारत के पास हैं लगभग 4 हॉटस्पॉट, यानी कि वर्ल्ड में इनकी संख्या 36 है। और जो लेटेस्ट वाला है, अर्थात जिसको अभी अभी शामिल किया गया है, यह है फरवरी 2016 में। और फरवरी 2016 में किसको शामिल किया गया है, तो नॉर्थ अमेरिका कोस्टल प्लेन, इसको नाम दिया जाता है NACP का, अर्थात नॉर्थ अमेरिका कोस्टल प्लेन। ये लेटेस्ट आता है। इज दैट क्लियर? अब जरा समझने का प्रयास करें कि यहां पर यदि मैं भारत की बात कर रहा हूं तो भारत में कौन कौन से हॉटस्पॉट क्षेत्र विद्यमान दिखाई देते हैं, इसको विथ मैपिंग आपको याद करना है। कारण यह है कि जब हॉटस्पॉट की बात आएगी तो वहां पर आपके पास ये डिजिटल मैप नहीं होगा, यानी कि वहां पर आपको हाथ से मैप बनाकर शो करना पड़ेगा। तो अब इसको हम शो करना चालू करते हैं कि एक्चुअल में भारत आता है एशिया में, तो बट ऑब्वियस है कि एशिया के जितने भी हॉटस्पॉट हैं उनमें काउंट किया जाएगा भारत का भी। तो चलिए यदि मैं यहां पर ड्रॉ करना चालू करता हूं तो देखिएगा कौन कौन से हॉटस्पॉट यहां पर आपको नजर आएंगे, है ना। उससे पूर्व ये बात भी आप याद रखें कि भाई यहां पर मैंने 2 कंडीशन आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं कि एक्चुअल में एक तो स्थानिकता होनी चाहिए, साथ में खतरे के संकेत मिलने चाहिए। परंतु कुछ स्टूडेंट का ये डाउट हो जाता है कि सर क्या यही 2 कंडीशन है किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए? तो नहीं, यदि यहां पर स्थानिकता की बात आ रही है तो इसको यदि आंकड़ों में आपको खेलना हो कि आंकड़ों में इसको कैसे याद रखें, तो याद रखें कि संबंधित क्षेत्र में 1500 से अधिक वस्कुलर प्लांट होने चाहिए। 1500 से अधिक यहां पर क्या होने चाहिए, वस्कुलर प्लांट होने चाहिए। अब ये वस्कुलर प्लांट क्या होते हैं भाई, तो यहां पर ऐसे प्लांट जो जिनमें जड़ें पाई जाती हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी कि कीट भक्षी पौधों की ये बात नहीं कर रहा है। क्लियर? यहां पर वस्कुलर प्लांट का मतलब ये होता है कि भाई जिनमें जड़ हो, डीप बीटिंग रूट्स हो, है ना, तना हो, यानी कि एक प्रकार से वृक्षावरण उनके द्वारा होना चाहिए। तो वस्कुलर प्लांट हो, उनकी प्रजातियां हो, और साथ में जितने भी जीव जंतु यहां पर विद्यमान हैं उनके 70% से अधिक प्राकृतिक आवास या फिर 70% से अधिक आवास नष्ट हो चुके हों या फिर नष्ट होने की कगार पर हों। यानी कि कुल मिलाकर ज्यादा बायोडायवर्सिटी का किसी स्थान पर मिलना एकमात्र यहां पर कंडीशन नहीं है कि आप उस क्षेत्र को क्या कर देंगे, हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देंगे। बायोडायवर्सिटी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि बायोडायवर्सिटी को खतरा है तो फिर आप उस संबंधित स्थान को क्या करेंगे, हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे। इसी पश्चात यदि हम बात करते हैं तो अब यदि इंडिया के हॉटस्पॉट की बात करें तो पहले तो मैं नाम बता देता हूं भाई कि इंडिया में कौन कौन से हॉटस्पॉट आपको विद्यमान दिखाई देते हैं। अच्छा, नाम छोड़ो, डायरेक्टली मैं मैप बनाता हूं और मैप के अकॉर्डिंगली हम समझना प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा यहां से आता है
अफ्रीका से अलग होते हुए यहां पर है पर्सियन गल्फ। ये मैं डायरेक्टली इंडिया का मैप यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, कारण यह है कि इसी की हमें अभी वर्तमान में आवश्यकता है। इससे आगे बढ़ेंगे तो दैट इज म्यांमार वाला रीजन होते हुए ये प्रारंभ होता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया, यहां से आपको प्रारंभ होता हुआ देखने के लिए मिलेगा साउथ चाइना सी वाला पोर्शन। जस्ट अ सेकेंड, यहां से ये है हमारा साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी से ऊपर ये है कोरियन कंट्रीज और यहां पर आपको दिखाई देगा कामचटका पेनिनसुला। इतने ही मैप की अभी हमें आवश्यकता है। क्लियर। अब यदि इसको हम समझने का प्रयास करें तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और इसको मैं साइड कर देता हूं। क्लियर। अब यदि इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली समझें तो देखना, एक मैंने वर्ल्ड का मैप बनाया और एक मैंने इंडिया का, एक मैप मैं यहां पर इंडिया का ड्रॉ कर देता हूं। तो देखिएगा ये है हमारा, अरे जस्ट अ सेकेंड, ये है हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र। यहां पर आप पाएंगे कि यह है हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, दैट इज उत्तराखंड। आगे की ओर बढ़ने पर यह है नेपाल वाला रीजन और यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज भारत वाला क्षेत्र। यहां से यह है बांग्लादेश वाला रीजन, है ना। अब ये आता है हमारा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और देन यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है गुजरात वाला रीजन और ये है हमारा भारत बनकर तैयार। इज दैट क्लियर। यानी कि यहां पर आपको ये सभी मैप आवश्यक रूप से बनाते जाना है। यदि मान लीजिए मैप बनाने में कोई दिक्कत आ रही है और आप मैप नहीं बना पा रहे हैं मेरे साथ साथ, तो कोई बात नहीं है, आप इस पूरी पीडीएफ को ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी कि वहां पर जब आप जाएंगे टेलीग्राम में तो वहां सर्च करिएगा ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, यह चैनल मिलेगा। इसको ज्वाइन करना अथवा ना करना ये आपके ऊपर है, परंतु हाँ यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप यहां से इस पीडीएफ को अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर इत्मीनान के साथ बैठकर इस पूरे मैप को आप ड्रॉ करिएगा। इज दैट क्लियर। अब यदि समझने का प्रयास करते हैं तो देखना ये भारत है और यदि भारत में देखें तो भारत की लोकेशन के बारे में आप जानते हैं कि भाई यहां पर कहां पर कौन सा क्षेत्र विद्यमान है। जैसे कि लाइक यदि इस एरिया की बात करेंगे तो यह एरिया क्या है, अब आप भली भांति जान पा रहे होंगे कि एक्चुअल में यह है हिमालय रीजन। हिमालय रीजन से जब आप बाहर आते हैं तो यहां पर इस एरिया में जो आपको लोकेशन दिखाई देती है अर्थात दैट इज यह वाली, यह है अराकान योमा श्रेणी और अराकान योमा का ही भाग आपको पूर्वी हिमालय के रूप में या फिर उत्तर पूर्वी हिमालय के रूप में दिखाई देगा। सेम एज कि यदि जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर ये जो पिंक वाला रीजन में ड्रॉ कर रहा हूं, इस वाले रीजन में जस्ट अ सेकेंड, इस रीजन में आपको दिखाई देता है पश्चिमी घाट पर्वत, जो कि एक प्रकार का हॉटस्पॉट है या फिर एक हॉटस्पॉट इसको भी काउंट किया जाता है। अब याद रखना कि यदि इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में हिमालय को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है पश्चिमी हिमालय और एक आता है हमारा क्या, पूर्वी हिमालय वाला रीजन। यह है पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र जिसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था और यह है हमारा पूर्वी हिमालय वाला रीजन। अब ये दोनों को अलग अलग रखना है। क्लियर। जैसे कि अब पश्चिमी और पूर्वी में यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो आपके मन में ये भी आ सकता है कि भाई मध्य हिमालय, नहीं, एक्चुअल में पश्चिमी हिमालय यहां तक का भाग है और पूर्वी हिमालय नेपाल से प्रारंभ हो जाता है कंचनजंगा के पास से, यानी कि सिक्किम भी इसमें एड ऑन कर लिया जाता है। इज दैट क्लियर। इसी प्रकार भारत के यदि आप नीचे जाते हो तो यहां पर इसी अराकान योमा के शिखर बंगाल की खाड़ी, अरे क्या हो गया है ना, इसी अराकान योमा के शिखर बंगाल की खाड़ी सागर में उठे हुए हैं और ये जो बंगाल की खाड़ी सागर में उठे हैं इनको क्या नाम दिया जाता है, तो इन्हें नाम दिया जाता है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, अर्थात दैट इज ये आते हैं हमारे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला एरिया, है ना। अब ये सभी एक्चुअल में हॉटस्पॉट की कैटेगरी में रखे जाते हैं और किस प्रकार से ये हॉटस्पॉट की कैटेगरी में रखे जाते हैं इन्हीं के बारे में हम अब धीरे धीरे डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। जब भी आप अंडमान निकोबार बनाए ना तो यहां पर 7 आइलैंड को आपको बनाना है, 7 आइलैंड को आप ड्रॉ करेंगे। कारण यह है कि इसमें से ऊपर वाले 4 आइलैंड आप गिनेंगे किसमें, अंडमान वाले एरिया में, और बाकी के 3 आइलैंड आप काउंट करेंगे किसमें, निकोबार वाले एरिया में। मैंने ये बात बताई थी और यहां पर आपको दिखाई देता है, ये सभी बातें याद रखना है ना। ये नीचे वाला एरिया जो है यहां पर आपको दिखाई देता है दैट इज श्रीलंका वाला एरिया, यहां दिखाई देता है लक्षद्वीप वाला एरिया। क्लियर। तो ये सभी बातें इसलिए याद रखना है क्योंकि इन सभी बातों का आगे काम आने वाला है। ये है हमारा श्रीलंका। अब मैं एक मिनट में इसकी नेमिंग कर देता हूं भाई कि ये है हमारा वेस्टर्न हिमालय वाला रीजन, यानी कि यह है पश्चिमी हिमालय, यह है पूर्वी हिमालय, यह है अंडमान निकोबार। अब बट ऑब्वियस है कि आपको पता होगा कि भाई इन दोनों को पृथक करती है 10 डिग्री चैनल, है ना। तो यहां पर मैं ये सब ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आप डायरेक्टली समझिएगा। यहीं से प्रारंभ होता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट। ये जो हमारा माउंटेन है, इस माउंटेन को कॉल कर लिया जाता है अराकान योमा
शिखर। तो अब आप समझने का प्रयास करें कि यदि इस वर्ल्ड मैप के या फिर साउथ ईस्ट एशिया के मैप के अकॉर्डिंगली हम समझ रहे हैं कि एक्चुअल में कौन सा एरिया कहां पर या फिर कौन सा क्षेत्र या फिर कौन सा हॉटस्पॉट किस एरिया में विद्यमान है, तो इसको आप कुछ इस प्रकार से याद रखेंगे कि वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट थे और इन 36 हॉटस्पॉट में से कुल मिलाकर 4 हॉटस्पॉट कहां पर विद्यमान थे, भारत वाले एरिया में। तो भारत में जो पहला हॉटस्पॉट आता है दैट इज कॉल्ड ये वाला एरिया, अर्थात ये हमारा पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट, ये आता है हमारा पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट। अब याद रखें कि यह एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो यह अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम ऐसा नहीं होगा कि एक स्पेसिफिक देश के लिए होगा। तो आवश्यक बात यह कि भाई एक हॉटस्पॉट एक से अधिक देशों में विद्यमान हो सकता है, यह बिल्कुल सही है। क्लियर, यानी कि एक हॉटस्पॉट है तो जरूरी नहीं है कि यह केवल भारत में हो। जैसे कि लाइक यदि पश्चिमी घाट पर्वत की हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी घाट पर्वत हॉटस्पॉट की यदि हम बात कर रहे हैं या फिर पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट की हम बात कर रहे हैं, तो ये केवल भारत में विद्यमान नहीं है, यह भारत में भी आता है और इसका कुछ पार्ट आपको श्रीलंका में भी देखने के लिए मिलेगा। आई थिंक आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि श्रीलंका में वेस्टर्न घाट माउंटेन तो है नहीं, और जब वेस्टर्न घाट माउंटेन है नहीं तो यह पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट वहां पर विद्यमान कैसे, तो याद रखें इसका एक्सटेंशन वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर कई प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, यहां पर कई प्रकार के सदाबहार वन आपको विद्यमान दिखाई देते हैं। बेसिकली याद रखें कि यहां पर 1989 में, है ना, जब हॉटस्पॉट को डिक्लेयर करना प्रारंभ किया गया था पूरे वर्ल्ड में, तो कई क्षेत्र ऐसे थे जिनको संरक्षण की आवश्यकता थी, है ना। ऐसे ही क्षेत्र एशिया में भी दिखाई दिए, उनमें से एक है पश्चिमी घाट पर्वत और इसकी लोकेशन मैंने अभी आपको बताई है कि भाई ये एक तो इंडिया में आता है ना। अब इंडिया का कौन कौन सा स्टेट, यानी कि भारत के कौन कौन से स्टेट्स में ये आपको दिखाई देगा, आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि भाई सबसे ऊपर है गुजरात वाला एरिया, गुजरात से नीचे आपको मौजूद दिखाई देता है क्या, तो यहां पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, देन केरला वाला एरिया, है ना। यहीं पर पुडुचेरी का एक जिला भी इसमें शामिल किया जाता है जो कि केरला में स्थित है। अब आप मुझे बताएंगे कि पुडुचेरी का कौन सा जिला केरला में स्थित आता है और कितने जिले हैं और ये कहां कहां पर स्थित दिखाई देते हैं। यानी कि आपने चाहे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली हो, परंतु जब आप पढ़ेंगे और यदि वहां पर डिस्कशन आ रहा है किसी इस प्रकार का, क्लियर, तो आपको उसको आवश्यक रूप से पढ़ना है। अब यदि इसके बाद हम बात करते हैं तो ये बेसिकली फेमस क्यों माना जाता है, तो याद रखें कि इसी हॉटस्पॉट वाले एरिया में एक प्रकार के वन पाए जाते हैं और इन वनों को नाम दिया जाता है शोला। वैसे तो बायोडायवर्सिटी में, जीव जंतुओं में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, परंतु यह शोला बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्थात ये क्या है कि ऊंचाई बढ़ने के कारण वह वृक्ष या फिर वह वनस्पतियां जो कि उष्ण से शीतोष्ण में परिवर्तित हो जाती हैं, उनका एरिया परिवर्तित हो जाता है। कारण क्या है कि पश्चिमी घाट पर्वत शिवालिक के पश्चात सबसे ऊंचा माउंटेन, सबसे बड़ा माउंटेन है जो कि भारत में स्थित है। तो यहां पर याद रखें ये शोला प्रमुख हो जाता है। अब एक एक स्पीसी के बारे में हम बात करेंगे। देन इसके पश्चात आप देखें कि वेस्टर्न हिमालय इज नॉट ए हॉटस्पॉट। यहां पर जो ईस्टर्न हिमालय आता है, यह ईस्टर्न हिमालय एक प्रकार के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में डिक्लेयर या फिर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में गिना जाता है। और यदि इस ईस्टर्न हिमालय की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाएंगे, तो जैसा कि शायद आपको पता होगा कि हिमालय का विस्तार नॉट ओनली इंडिया, यानी कि इसका विस्तार केवल भारत में नहीं है, यह नेपाल में भी विस्तृत है, भूटान में भी आता है, यह कुछ में म्यांमार में भी दिखाई देगा, चाइना में भी इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। तो यदि इस हॉटस्पॉट की हम बात करें तो इसको नाम दिया जाता है ईस्टर्न हिमालय हॉटस्पॉट या फिर पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट। ये किन किन देशों में आता है, ये बात आपको आवश्यक रूप से याद रखनी है। कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में यह क्वेश्चन कर लिया जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा हॉटस्पॉट किस एरिया में नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या फिर कौन सा कथन गलत है। और यदि पूर्वी हिमालय के बारे में पूछा जाए तो पूर्वी हिमालय एक हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आता है, परंतु वेस्टर्न हिमालय इज नॉट ए हॉटस्पॉट, ये पूछा गया है और कई लोगों ने इसको गलत करके आया है पढ़ाने के बावजूद भी। यदि इसमें कंट्रीज की बात करें कि एक्चुअल में इसमें कौन कौन सी कंट्रीज या फिर कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है, तो देखिएगा म्यांमार तो इसमें आएगा ही आएगा। कारण क्या है कि सीमा बनाता है भाई। म्यांमार के अलावा तिब्बत आएगा ही आएगा। तिब्बत के पश्चात यहां पर आपको नेपाल भी देखने के लिए मिलेगा। नेपाल के पश्चात
भूटान आता है, और भूटान के अलावा जी हाँ यहाँ पर चाइना भी आएगा, अर्थात चीन भी मौजूद देखने के लिए मिलेगा। अब पाप मत करो, यहाँ पर भारत का नाम भी लिख दो भाई, नहीं तो आपको लगेगा कि भारत का नाम नहीं लिखा, क्या भारत में नहीं है? तो पूर्वी हिमालय भारत में तो आएगा ही आएगा ना। इसके अलावा याद रखें कि यहाँ पर कौन कौन सी बायोडायवर्सिटी, अब बायोडायवर्सिटी तो यहाँ पर बहुत सारी मिलती हैं, जैसे कि यदि पूर्वी हिमालय की हम बात करते हैं तो यहाँ पर यदि आप आसाम वाले एरिया को छोड़ दें, है ना, आसाम वाले एरिया को यदि आप मद्देनजर नहीं रखते हैं तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये फैला हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसको शामिल किया जाता है। परंतु यहां पर एक प्रकार की स्पीसी, यहां पर कई प्रकार की स्पीसी, जिनमें से कुछ हिमालयन रीजन में मिलती हैं, तो कुछ आपको मौजूद दिखाई देंगी कहां पर? मैदानी भागों में, अर्थात उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग वाले एरिया में, परंतु उसको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? जस्ट अ सेकेंड। अब यहां पर जो नेक्स्ट हॉटस्पॉट आपको दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, यानी कि यह जो पूरा रीजन आपको मिल रहा है इसको नाम दिया जाता है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। यदि बात की जाए इंडो बर्मा हॉटस्पॉट की, तो इसमें भी आप आवश्यक रूप से याद रखें कि भाई इसमें आपको क्या छोड़ देना है। तो कुल मिलाकर आप आसाम रीजन को छोड़ दें और अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को छोड़ दें, है ना। इसके अलावा जितना भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया बचा, आप इसको इस पूरे इंडो वर्मा हॉटस्पॉट के अंतर्गत रखते हैं। इंडो वर्मा से ये मत समझ लेना कि ये केवल और केवल भारत और म्यांमार में है या फिर इंडो वर्मा बॉर्डर पर स्थित है, ये पूरे एरिया में लोकेटेड है। क्लियर? ये भारत में भी आएगा, ये वियतनाम में भी आएगा, लाओस में भी है, ये कंबोडिया में भी है। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, यहां पर बेटर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि भाई लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, है ना, इन पूरे एरिया में यह हॉटस्पॉट आपको मौजूद दिखाई देता है। अब चलिए इसके बारे में मैं नोट डाउन कर देता हूं। यदि इसके बारे में मैं लिखना चाहूं तो देखिए इसका नाम है, जस्ट अ सेकंड, मैं ना इसको शिफ्ट कर दूं यार, दैट इज ये है हमारा इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। और यदि बात की जाए इस इंडो बर्मा हॉटस्पॉट की, तो बस इतना याद रखना है कि भाई आसाम नहीं है इसमें, और आसाम के अलावा इसमें अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड शामिल नहीं है, बाकी सब कुछ इसमें आ जाएगा। अब देशों के नाम यदि आपको कंफ्यूज कर रहे हो तो भाई देशों के नाम यहां पर आप नोट डाउन कर लो, है ना। जैसे कि यहीं पर साउथ ईस्ट एशिया में कितने देश आपको मौजूद दिखाई देंगे, तो यहीं पर आपको मौजूद दिखाई देता है। एक तो हो गया भारत स्वयं हो गया, है ना, भारत आ गया। भारत के अलावा यहाँ पर म्यांमार आ जाएगा, और म्यांमार के अलावा यहाँ पर लाओस आ जाएगा, है ना, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है। लाओस के बाद कंबोडिया के बाद वियतनाम, और वियतनाम के बाद थाईलैंड, और दक्षिणी चीन यानी कि साउथ चाइना। पर दक्षिण चीन का कौन सा भाग? तो यहां पर एक प्रांत है जिसका नाम है यूनान प्रांत, है ना। तो दक्षिण चीन का यूनान प्रांत इसमें शामिल किया जाता है। मैप में आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा, और ना मिले तो इसको ओरली याद रखें कि भाई यहां पर यूनान प्रांत इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिएगा, अब लास्ट बचा हुआ है, यानी कि यहां पर हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है, अर्थात यहां पर आपको मौजूद दिखाई देता है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला एरिया। जस्ट अ सेकेंड, इस एरिया में अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और यहां पर भी एक हॉटस्पॉट मौजूद है, और इस हॉटस्पॉट को क्या नाम दिया जाता है? परंतु इसकी लोकेशन आपको ध्यान से समझना है ना। लोकेशन ध्यान से इसलिए समझना है क्योंकि इसी के आगे जाने पर यहां से प्रारंभ होता है इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहां से आगे जाने पर यह सुमात्रा, आगे जाने पर दैट इज जावा, है ना। यहां पर फिर आपको मुंह पर दिखाई देता है दैट इज बोर्नियो वाला रीजन। अब देखिएगा कि यदि इस पूरे एरिया को कुछ इस प्रकार से मिला दिया जाए, है ना, किस प्रकार से? तो यहां से हमने उठाया भाई, और इस पूरे एरिया को कुछ इस प्रकार से हमने मिला दिया। तो यहां पर ये जो जितना भी एरिया आपको मौजूद दिखाई दे रहा है, इस पूरे एरिया को नाम दिया जाता है सुंडालैंड हॉटस्पॉट। क्या नाम दिया जाता है? रिपीट, इसको नाम दिया जाता है सुंडालैंड हॉटस्पॉट। तो यहां पर आपको मौजूद दिखाई देगा दैट इज सुंडालैंड हॉटस्पॉट। और इस सुंडालैंड हॉटस्पॉट के अंतर्गत ही आता है क्या? इसी के अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। परंतु याद रखें कि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के अलावा यह हॉटस्पॉट और किस एरिया में विद्यमान दिखाई देता है? तो अब देखो, ये सबसे पहले तो आएगा कहां? इंडोनेशिया वाले रीजन में, अर्थात यहां पर यह अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के अलावा आपको इंडोनेशिया में भी दिखाई
दिखाई देता है और इंडोनेशिया में दिखाई देता है, ये बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में यहां पर ये जो पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट है यह इंडिया का है ना, इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट हॉटस्पॉट गिना जाता है। और यहां पर ये जो इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है यह इंडिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट गिना जाता है। साथ में यदि सुंडालैंड हॉटस्पॉट की हम बात करते हैं तो अब यहां पर जितने भी देश बच गए, यानी कि यहां पर इसके अंतर्गत जितने भी देश आ रहे हैं, जैसे सिंगापुर आएगा, ब्रुनेई आएगा, एक्चुअल में ये मैप यहां पर भी जाएगा है ना, इस एरिया तक ये जाएगा। तो सिंगापुर आएगा, इसमें ब्रुनेई आएगा, मलेशिया आएगा है ना, और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट नेशंस आपको इस एरिया में दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ इसमें शामिल किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो यहीं पर आपको सारी इंपॉर्टेंट सिटीज, सारी इंपॉर्टेंट नेशंस या फिर कंट्रीज मार्क कर लेनी है ना। अब यदि इसमें कंट्रीज के नाम मैं लिख देता हूं तो सबसे पहले तो यहां पर आता है क्या, भारत तो आएगा ही, और भारत का क्या, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। भारत के अलावा यहां पर इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, ये सभी लोकेटेड मिलेंगे। क्लियर? तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं ये यहां पर आएंगे, अर्थात साउथ ईस्ट एशिया वाली। कारण क्या है कि ये पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया में ही सिचुएटेड है। अब एक बात और याद रखना है कि सबसे पहले हमने हॉटस्पॉट के बारे में देखा, वर्ल्ड में देखा, और फिर हमने इंडिया के बारे में डिस्कस किया। अब एक और बात आपको याद रखनी है कि जब आप हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो एक्चुअल में इन सभी 36 हॉटस्पॉट में से 8 हॉटस्पॉट आपको ऐसे दिखाई देंगे, अर्थात वर्ल्ड में 36 हैं, और इन 36 में से भी जो 8 हॉटस्पॉट हैं, इन 8 हॉटस्पॉट को हमने हॉटेस्ट हॉटस्पॉट का दर्जा दिया है, अर्थात यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता आपको देखने के लिए मिलेगी। ये हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं, और इन हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में भारत के 2 क्षेत्र विद्यमान हैं, और ये 2 क्षेत्र कौन से हैं? तो एक आता है सुंडालैंड वाला एरिया, तथा एक आता है इंडो बर्मा बॉर्डर वाला क्षेत्र। यानी कि एक तो मिला हमको क्या, सुंडालैंड, और एक मिल गया हमको इंडो बर्मा बॉर्डर वाला। परंतु याद रखना, आपको इनकी कंट्रीज अच्छे से याद कर लेनी है। और यदि अब हम बात करते हैं तो जैसे हॉटस्पॉट है वैसे ही एक और प्रोग्राम होता है जो कि ब्लू मिशन के तहत चलाया जाता है, और इस प्रोग्राम को नाम दिया जाता है होप स्पॉट। अब ये होप स्पॉट क्या होते हैं? तो जैसे हॉटस्पॉट है, ये किसके लिए है? जलखंड के लिए। सेम एज कि ये है स्थलखंड के लिए, सेम एज कि जलखंड के लिए भी यह एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसको नाम दिया जाता है होप स्पॉट। अब वर्ल्ड में कई स्थानों पर कई होप स्पॉट आपको देखने के लिए मिलते हैं, परंतु यदि हम बात करते हैं तो जलीय समुद्री जीवों या फिर समुद्री जीव जंतुओं या फिर समुद्री जैव विविधता को बचाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो प्रोग्राम चलाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? होप स्पॉट कार्यक्रम। यह भी एक प्रकार का इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। परंतु याद रखिएगा कि भारत में ये कितने हैं? तो भारत में इनकी संख्या आती है 2, और भारत में ये 2 कहां कहां पर दिखाई देते हैं? तो आई थिंक आप अच्छे से बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये है भाई हमारे भारत का मैप, और भारत के अकॉर्डिंगली भारत के 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जो कि आइलैंड पर स्थित हैं, या फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि एक्चुअल में आइलैंड पर स्थित है। एक आता है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और एक आपको देखने के लिए मिलता है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप कहां पर है भाई? तो इस एरिया में बेसिकली आपको मौजूद दिखाई देता है, दैट इज लक्षद्वीप। ये इतना बड़ा नहीं है एक्चुअल में, ये हॉटस्पॉट वाला एरिया मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। और जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला एरिया नजर आ रहा है, अर्थात यहां पर ये जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इनके आसपास का जितना भी तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र को किसके अंतर्गत रखा जाता है? अर्थात इस पूरे एरिया को, ये जहां जहां पर ब्लू पिंक लाइन है, ये तटीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो इस पूरे एरिया को किस में रखा जाता है? होप स्पॉट की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि एक हो गया हमारा लक्षद्वीप हॉटस्पॉट, और एक हो गया हमारा अंडमान निकोबार होप स्पॉट। अब वो आपको याद रहेगा, बस इतना याद रखना है इसमें, आवश्यक रूप से आपको याद रखना है कि भाई भारत में इनकी संख्या 2 है ना, और साथ में जो इनको डिक्लेयर करता है वह संस्था IUCN ही है। परंतु IUCN ने एक मिशन चलाया था, और इस मिशन को नाम दिया जाता है ब्लू मिशन, और होप स्पॉट बनाए जाते हैं एक्चुअल में ब्लू मिशन के ही तहत। जैसे ब्लू इकोनॉमी होती है तो वैसे ही ये ब्लू मिशन को भी आपको याद रख लेना है। और याद रखें, यहां पर यह जो होप स्पॉट बनाए जाते हैं बेसिकली ये जलीय जैव विविधता को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं, परंतु यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर कुछ समुद्री संस्थाएं भी होती हैं, या फिर समुद्र का अध्ययन करने वाली संस्थाएं भी होती हैं, और इनमें सबसे मेन संस्था मानी जाती है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटोकॉल एरियाज या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज। ये है वर्ल्ड
कमीशन ऑन, इसका वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कि WCPA है ना, ये संस्था का आपको नाम याद रखना है। ये वो संस्था है जो कि इन होप स्पॉट को डिक्लेयर करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये है हमारा अंडमान निकोबार हॉटस्पॉट, ये तटीय क्षेत्र में आएगा। क्लियर? यानी कि आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले हॉटस्पॉट के बारे में जाना, पश्चात इसके हमने होप स्पॉट के बारे में डिस्कस किया, और जब हम सॉरी बच्चों, है ना, यहां पर हॉटस्पॉट के बारे में जान रहे थे, तो यहां पर हमने एक्चुअल में भारत में मौजूद हॉटस्पॉट के बारे में डिस्कस किया, और साथ में यह भी जाना कि यह किन किन एरियाज में विद्यमान आपको दिखाई देता है। यदि मान लीजिए आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में इसमें ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स लाने का प्रयास करिएगा। अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर आप अवश्य छोड़कर जाइएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।